बीपीएससी इकोनॉमिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है और आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आप हमसे जुड़े हुए हैं। बीपीएससी में पेपर 1 खासकर आप लोग को ज़्यादा परेशानी करती है और ख़ासकर जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ आपको अपने तरफ से सिखाया करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे कॉस्ट क्या है कि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 के यूनिट 3 में कहिए कि एक चैप्टर्स है कॉस्ट के पहले से प्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा देखना है तो आप मेरे चैनल पे पहले देख सकते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट एक क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट से आप क्या समझते हैं और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध है और एवरेज कॉस्ट का शेप यू शेप क्यों होता है। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, explain the relationship between AC and MC and why the shape of the average cost curve is U-shape। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए पैटर्न बदलते रहता है, लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से पूछे, किसी तरह से पूछे, आपको आंसर देने में परेशानी आपको नहीं होगी। तो हम पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे और आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कॉस्ट का। शुरू से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे कॉस्ट क्या होता है और काफ़ी डिटेल में आपको ले जाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉस्ट। देखिए हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट या इसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट या इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत। प्रोडक्शन कॉस्ट इसे कहते हैं हिंदी में उत्पादन लागत या लागत, क्या कहेंगे, लागत। बेसिकली एक लाइन में समझिए पहले कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल में करेंगे। Cost refers to total expenditure which incurs on the production of a goods। किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो खर्च लगती है या जो खर्च आती है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? कॉस्ट क्या हुआ? तो कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इनकर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स। या ऐसा कहते हैं कि कॉस्ट क्या है, तो किसी भी वस्तु को उत्पादन प्रक्रिया में जो टोटल कॉस्ट आती है उसे हम लोग खर्च कहते हैं, उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए आगे समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कॉस्ट क्या है, तो लिख लीजिए कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इनकर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स। उत्पादन लागत वह खर्च है जो किसी वस्तु को उत्पादन करने में खर्च आती है, या किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो कुल खर्च आती है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए इसके पहले आप प्रोडक्शन पढ़े थे, मतलब उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या, उत्पादन। ठीक है, ये सिंपल डिफिनेशन हुआ। लेकिन देखिए बुक्स में डिफिनेशन रहता है कि कॉस्ट रेफर्स टू, है ना, कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर और द टोटल पेमेंट मेड फॉर द फैक्टर पेमेंट एंड नॉन फैक्टर पेमेंट। कहने का मतलब है कि जो हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने में जो साधन लागत पे खर्च आती है और गैर साधन लागत पे जो खर्च आती है उसके योग को खर्च कहते हैं, उसी के योग को कॉस्ट कहते हैं। तब ये फैक्टर पेमेंट क्या है और नॉन फैक्टर पेमेंट क्या है ना। तो समझिए जब हम प्रोडक्शन आपको बताए थे या जब प्रोडक्शन आप पढ़े होंगे तो प्रोडक्शन में आप क्या पढ़ते थे, प्रोडक्शन में पढ़ते थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं उत्पादन के साधन। क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या क्या होता है, तो उत्पादन का साधन होता है लैंड, उत्पादन का साधन होते हैं लेबर, उत्पादन के साधन होते हैं कैपिटल। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसको समझने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में कॉस्ट के बाद रेवेन्यू है, रेवेन्यू के बाद मार्केट है। ठीक है, इंटरप्रेन्योर। क्लियर?
अब देखिए, जो इसको ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इसको कहते हैं भूमि, इसको कहते हैं श्रम, इसको कहते हैं पूंजी, और इसको कहते हैं उद्यमी। क्या कहते हैं? उद्यमी। तो जो लैंड है, लैंड के बदले क्या देते हैं? रेंट। लेबर के बदले क्या पेड करते हैं? वेजेज या सैलरी। और कैपिटल के लिए क्या पेड करते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो सोचिए, यानी कि रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। तो क्या उत्पादन में इतना ही कॉस्ट आता है कि कुछ और कॉस्ट आता है? तो कुछ और कॉस्ट आता है। वो क्या होता है? रॉ मटेरियल होगा, प्लस बाहर से कुछ सामान और मंगाते हैं। तो रॉ मटेरियल यानी कि कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल एंड अदर्स कर सकते हैं, यानी कि जो कच्चा माल और दूसरे वस्तुओं पे जो खर्च होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं नॉन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर मतलब नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के गैर साधन या गैर उत्पादन के साधन, है ना? ऐसे लिखो ना, उत्पादन के नॉन फैक्टर, गैर साधन। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपको आ गया, लिख लीजिए, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स एंड अदर्स, क्लियर? रॉ मटेरियल अदर। अब क्या कहेंगे? कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट रेफर्स टू टोटल पेमेंट मेड और, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है कॉस्ट? तो कॉस्ट क्या है? तो कैश कॉस्ट जो है, जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें उत्पादन करने में जो उत्पादन के साधन और गैर उत्पादन के साधन में जो खर्च होता है उसके लिए जो पेड करते हैं उसके योग को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। उसके योग को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको फैक्टर पेमेंट और नॉन फैक्टर पेमेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए इसके बाद कुछ और समझाते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए, जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें रेंट भी मेरा जुड़ा हुआ है, वेजेज भी जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी है और आपका प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, बड़ा मैटर करता है। क्लियर? अब समझिए थोड़ा सा और। देखिए, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें जो खर्च आता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट। क्या कहते हैं? उत्पादन कॉस्ट या कॉस्ट। अब जब उसी सामान को जब बाजार में बेचते हैं तो उससे जो पैसा आता है उसे कहते हैं रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू समझने का प्रयास कीजिए, है ना? आगे से बताएंगे। वैसे टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि कोई सामान बनाए, मान लें कि 4 किलो आप सामान बनाएं तो मार्केट में 3 रुपये किलो बेचे तो कितना आया? 12 रुपया। तो इसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि मार्केट में जो सामान बना हुआ सामान जो बिकता है उससे जो पैसा आता है उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। और जब हम सामान बनाते हैं उस पर जो खर्च लगता है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं, उसे हम लोग लागत कहते हैं। ऐसे टोटल रेवेन्यू को हम लोग कहते हैं कुल आगम। हिंदी में क्या कहते हैं? कुल आगम कहते हैं। शॉर्ट में इसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू, है ना? और कॉस्ट को क्या कहते हैं? लागत। क्या कहते हैं? लागत। ध्यान से समझिए, ये हो गया लागत, ये हो गया रेवेन्यू। अब ध्यान से समझिए, मान लिया कि किसी वस्तु, यानी कि किसी वस्तु को उत्पादन करने में किसी फर्म को 20 रुपया खर्च आता है। कितना खर्च आता है? 20 रुपया, यानी कॉस्ट कितना हो गया? 20 रुपया। और यदि वो मार्केट में बेचती है, यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना आता है? मार्केट में वो बेचती है तो उससे भी उसे 20 रुपया प्राप्त होता है। तो 20 रुपये में बनाया और 20 रुपये में बिक गया, है ना? यानी कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या में है? कॉस्ट मतलब हमारा समझिए एक तरह से क्रय मूल्य कहते थे। और जो रेवेन्यू है क्या है? हमारा विक्रय मूल्य। यानी जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें मिला कितना? 20 रुपया। और जब हम उसे बनाए तो कितना खर्च पड़ा? 20 रुपये पड़ा। तो क्या फर्म को प्रॉफिट होगा? ध्यान से समझिए, फिर जाइए। हमारा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट मैंने कहा 20 रुपया। टोटल रेवेन्यू कितना है? 20 रुपया। तो क्या फर्म को प्रॉफिट होगा?
यानी कि अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाए तो क्या फर्म को प्रॉफिट होगा या क्या प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा? तो जी हाँ, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम कॉस्ट निकाले थे तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था, है ना। तो जब जितना हमें प्रॉफिट चाहिए उसमें प्रॉफिट क्या है, इंक्लूड उसमें था। तो 10 रुपये में बना, 10 में बिक गया तो हमें क्या मिला? तब हमें मिला, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, उसे कहते हैं सामान्य लाभ। क्या कहते हैं उसे? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, याद रखिए। लेकिन याद रखिए, यदि सामान, है ना, यदि सामान बना 20 में और बिक गया कितना? 30 में। बिका कितना? 30 में। बना कितना? 20 में। यानी कि अगर 30 में बिका तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? ज़्यादा हो किससे? टोटल कॉस्ट से। अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा आएगा टोटल कॉस्ट से तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिए, ये सब आगे मार्केट पढ़ाएंगे तो काम देगा। सामान बना 20 में, बिक गया 22 में या 25 में, है ना। अगर सामान बना 20 में, बिक गया 20 में, तो कितना मिलेगा? तो उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसे कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक और है, अगर मान लिया सामान बना था 20 रुपया में और बिका कितना? 18 रुपया में, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू है कम आया किससे? टोटल कॉस्ट से। तब क्या फर्म को प्रॉफिट होगा? तो लॉस हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हुआ? नए नए टर्म कितना चीज़ सीखे। कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू बता दिए। से रेवेन्यू अलग से चैप्टर है, बताएंगे कि जब हम मार्केट में सामान यानी कि जब एक प्रोड्यूसर सामान बनाता है और उस सामान को बाजार में बेचने पर जो उसे पैसा प्राप्त होता है उसे हम लोग टोटल रेवेन्यू कहते हैं। समझ गए? अब देखिए तीन चीज़ सीखे, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम लोग कॉस्ट पढ़ लेंगे, जब हम लोग रेवेन्यू पढ़ लेंगे और जब हम लोग मार्केट पढ़ेंगे, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो उस समय हम लोग पढ़ते हैं कि यदि फर्म को आपका क्या है कि अगर टोटल रेवेन्यू, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू, चूँकि रेवेन्यू डेली निकालते नहीं है, एक साल में कितना पैसा कंपनी का आया या फर्म का कितना पैसा गया। तो अगर हमारा रेवेन्यू है क्या कॉस्ट के बराबर है, जितना में सामान बना उतना ही पैसा आ रहा है, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है ना। अगर ज़्यादा आ रहा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। अब बेसिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं करता, है ना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं करता और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के चक्कर में रहेगा तो फॉर्म लंबे समय तक नहीं रहे, दूसरे फॉर्म आ जाएगा। वो जब हम लोग मार्केट पढ़ाएंगे तो हम आपको बात करेंगे। उसी में देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो जब आप कॉस्ट पढ़िएगा, रेवेन्यू पढ़िएगा, तो मार्केट में पढ़ाएंगे आपको कि प्रोडक्ट वेरिएशन क्या होता है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, उसको उलट कर देखिए। कॉस्ट से, आपका मार्केट से और आपका जो है प्रोडक्ट वेरिएशन, यानी प्रोडक्ट वेरिएशन क्या होता है, तो सारे चीज़ समझ लेते तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग आप थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब चलिए एक और चीज है, अगर ई है, देखिए ऐसे लिखा रहता है कभी कभी, सी इज द फंक्शन ऑफ क्यू, इसको पढ़ते हैं कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट क्या है? इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। यदि उत्पादन होगा तो कॉस्ट होगा फंक्शन ऑफ आउटपुट। इसको ऐसे कहते हैं कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट फंक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन यानी कि इसे कहते हैं लागत फलन। लागत फलन। तो लागत फलन क्या होता है? कॉस्ट और आउटपुट के बीच जो हमारा फंक्शनल रिलेशन है उसे हम लोग कॉस्ट फलन कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा तुरंत बता रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट फलन। तभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन, जब हम पढ़े थे ना आपको प्रोडक्शन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसमें आपको डिस्कस किए थे। तो फिर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग और कॉस्ट को समझते हैं। अब चलिए पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में समझते हैं। कॉस्ट क्या है? देखिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वैसे
लागत के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कहिए या सिर्फ कॉस्ट कहिए, टाइप ऑफ कॉस्ट, लागत के प्रकार। ठीक है, पहला है, इसको कहते हैं मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत, मौद्रिक लागत इसे कहते हैं मौद्रिक लागत। और दूसरा है जिसे कहते हैं रियल कॉस्ट, क्या कहते हैं, रियल कॉस्ट, है ना। और इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक लागत, वास्तविक लागत। और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। ठीक है, अब देखिए जो मनी कॉस्ट है इसमें दो प्रकार का होता है। एक है जिसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं स्पष्ट लागत। और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो देखिए मनी कॉस्ट जो मनी के रूप में हम लोग मेजर करते हैं इसे हम लोग मनी कॉस्ट कहते हैं, इसको हम डिस्कस करें डिटेल में। रियल कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट का कंसेप्ट प्रोफेसर मार्शल दिए थे। देखिए जब लेबर काम करते हैं या वर्कर काम करते हैं तो उसका पेमेंट हम मनी के रूप में करते हैं, है ना। लेकिन जब वर्कर काम करते हैं तो अपना वो सेक्रीफाइस करते हैं, दर्द सहते हैं, पेन सहते हैं। तो जो पेन है, जो दर्द है, जो सेक्रीफाइस है, उसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते, है ना। तो लेबर को उसका पेमेंट हम नहीं दे पाते। यदि माँ बाप आपको पाल देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो क्या उसको आप कॉस्ट वियर करते हैं, नहीं कर पाते। तो बेसिकली रियल कॉस्ट क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है विच इज़ नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। और अगर आपसे पूछे एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि रियल कॉस्ट क्या है, तो रियल कॉस्ट इज साइकोलॉजिकल कॉस्ट विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पेन, इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस एंड विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम रुपया के टर्म में माप नहीं सकते। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़े थे, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसमें मेरा 5-6 लेक्चर आपको दिया हुआ है, पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स चैनल है, उस पर चले जाइए, उसमें आपको डिटेल में मिलेगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़िएगा, पूरा ग्राफिकल चैप्टर है, पूरा बहुत सारा ग्राफ उसमें बताए हैं, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहते हैं हम लोग इट इज़ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। जैसे एक काम को पाने के लिए, यानी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है, तो हर व्यक्ति अच्छे काम की तलाश में रहता है ना। जैसे मान लीजिए पीपीसी, अगर आप पीपीसी समझते हैं तो ये पीपीसी है, तो मान लीजिए ओ है और एक ओबी है, तो ओबी को पाने के लिए ओए को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी इतना को पाने के लिए मान लिया कि हमको 40,000 रुपये का नौकरी मिल रहा है और पहले हमको 30,000 का नौकरी मिल रहा था, तो 40,000 को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 को नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके पास रिसोर्सेस कांस्टेंट होते हैं, तो अपना बेहतरीन ऑप्शन देखते हैं, तो जहां उसको अच्छा ऑप्शन मिलेगा वो पैसा इन्वेस्ट वहीं पे करते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या है कि एक अवसर लागत है विच इज़ मेजर्ड या विच इज़ एक्सप्लेन जब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझिए जैसे मान ले ओ बी अमाउंट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ओ बी अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए ओ अमाउंट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए वहाँ पर जाकर देख लीजिए तो अच्छे से क्लियर आपको हो पाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ तक लिखिए। अब एक चीज़ और हम लोग बताते हैं, एक टर्म अभी और बचा हुआ है। ऐसे कॉस्ट में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो पहले थोड़ा सा इसको समझ ले। एक पता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखिए जब एक प्रोड्यूसर उत्पादन करते हैं तो उसके पास कुछ उत्पादन का अपना साधन होता है, अपना ऑफिसेज हो सकता है, अपना प्रीमिसेज है, अपना कुछ मेहनत है। तो अपना मेरा जो अपना है उसको कहते हैं सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मेरा खुद का है उसका जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और वो सामान मतलब कि जो हम बाहर से परचेज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, मजदूरी, इस सब हम बाहर से जो परचेज करते हैं, मतलब कॉस्ट विच इनकर फॉर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम द मार्केट, जो हम मार्केट से खरीदते हैं उस पर जो खर्च आता है उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और जो मेरा खुद का है ना, मेरा खुद के द्वारा जो सप्लाई किया गया है उस पर जो खर्च आता है उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट।
एग्जाम्पल समझे, जैसे मेरा हम अपना कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो मेरा अपना मकान हो सकता है, अपना मेहनत हो सकता है, मेरे कुछ अपने लोग हो सकते हैं, है ना। तो उस जो कॉस्ट आता है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन चूँकि है क्या कि हम ऑफिस चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए हम लोग बहुत सारे सामान का, बहुत सारे वुड है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़रूरत है, जैसे नट है, बोल्ट है, इन सभी का उपयोग करते हैं। तो उस पर जो खर्च आता है उसे हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। एक होता है, उसको कहते हैं प्रमोशन कॉस्ट। आजकल इसको भी प्रमोशन कॉस्ट, ये क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, इसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, है ना। इसको कहते हैं विज्ञापन लागत, विज्ञापन लागत, है ना। जैसे एक प्रोड्यूसर कोई सामान को बनाती है ना, तो आजकल उस पर ये मान के चलती है कि जब हम कुछ पैसे को विज्ञापन पे नहीं खर्च करेंगे तो मेरा वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने वाला नहीं है ना, मेरा वो सामान मार्केट में बिकने वाला नहीं है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा शुल्क करते हैं। जैसे विज्ञापन खर्च क्या हो गया, जैसे कुछ लोग हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, है ना, कुछ लोग वॉल पेंटिंग करवाते हैं, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, वॉल पेंटिंग करवाते हैं, तो वॉल पेंटिंग पे जो खर्च होगा, या कुछ लोग अच्छे हीरो हीरोइन को चुनते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को साबुन का प्रचार करना है, जैसे डब को प्रचार करना है ना। तो एक ज़माना था कैटरीना कैफ का, कभी हेमा मालिनी का। अब हेमा मालिनी को लगाएगी डब साबुन तो थोड़ी उसको कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब उनका मार्केट में वो वैल्यू नहीं है, उस तरह का सेलिब्रिटी नहीं है जैसे कि पहले के हैं, है ना। मतलब कि अब जैसे इस साबुन को ऐश्वर्या लगाएगी, कैटरीना लगाएगी, और भी जो मार्केट में है, दीपिका है, तो व्यक्ति को लगता है ना कि वो इसी साबुन को लगाने से सुंदर दिखती है। इसलिए इसको एक और, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको हम लोग एक और कॉस्ट कहते हैं। इसको साइकोलॉजिकल, हमारा जो साइकोलॉजी चेंज कर देता है, जो कंज्यूमर का है साइकोलॉजी क्या करता है, चेंज कर देता है। मतलब प्रमोशन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट को क्या करता है, बढ़ा देता है, बिक्री को बढ़ा देता है। इसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। बहुत सारा नाम है, क्या है, मैंने कहा सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, समझ गए। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हुआ, तो सेलिंग कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर विच अनकर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम किसी वस्तु को प्रमोशन के लिए उस पर जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कहते हैं, प्रमोशन कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ समझ में आपको इतना तक आ गया, क्लियर। तो चलिए हम लोग ऐसे एक लेक्चर में पूरा आपका होगा नहीं। आज बेसिकली मैं कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ, कॉल फॉर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। अब चलिए हम लोग आते हैं, एक होता है, हम लोग पढ़े थे शॉर्ट रन लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन कॉस्ट, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इन द शॉर्ट रन देयर आर सम फिक्स फैक्टर एंड देयर आर सम वेरिएबल फैक्टर। तो अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधन फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। ऐसा मैंने बताया था। मैंने क्या कहा, मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, इस मान को, इस चीज़ को मान करके आप पहले से प्रोडक्शन पढ़े हो, और नहीं पढ़े तो उसका लेक्चर पहले आप देख लीजिए, है ना। इसलिए मैं कल फिर बताऊँगा, लेकिन बस 2 मिनट में आपको छोड़ दूँगा। जैसे देखिए शॉर्ट रन में होता है क्या, टी सी इक्वल टू होता है टी एफ सी प्लस टी बी सी। ये टी सी क्या होता है, देखिए टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। अब देखिए जब हम उत्पादन करते हैं तो कुछ साधन ऐसे होते हैं जो अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे रेंट, हाँ, जैसे मकान, जैसे जिस मकान में आप रहते हैं या हम रहते हैं, या आप बिल्डिंग लिए हुए हैं या कोई इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, तो उसमें क्लास चले या ना चले, अगर उसका 10,000 रुपये रेंट फिक्स है तो फिक्स है। उत्पादन 0 हो, उत्पादन 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्लास में 1 बच्चा रहे, 0 बच्चा रहे, 2 बच्चा रहे, ये रेंट उसका चालू रहेगा। यानी कि टीएफसी क्या होता है, टीएफसी ऑलवेज कांस्टेंट, टीएफसी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट।
है ना। जब हमारा उत्पादन का स्तर बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन टीएफसी हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन जो टीवीसी होता है, टीवीसी क्या होता है, ऐसे टीएफसी को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, है ना, और टीवीसी को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट, तो वहाँ पे दिक्कत होती है समझने में। ऐसे हम कल बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, फिलहाल समझिए टीवीसी क्या होता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है, तो जैसे रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या और भी बहुत सारे इस तरह के एक्सपेंसेज होते हैं। तो अगर मान ले, देखिए कोरोना काल में बहुत सारे ऑफिसेज बंद है, लेकिन उसका रेंट क्या है, चालू है। लेकिन जिसमें जो छोटा मोटा जैसे पानी का खर्चा होता था, लोग पानी पीते थे, लोग स्टाफ वहाँ पे आते थे बहुत सारे, और भी उस तरह का बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा बिल आता था, तो उसमें से फिक्स रेंट आएगा, ज़्यादा बिल नहीं आएगा। तो इस तरह का जो खर्च होते हैं उसे हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्तर में चेंज होने पर, परिवर्तन होने पर चेंज होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और हम जो है कल आपको फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।